जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक रिवीजन वीडियो होगा जिसमें आज करीब 120 से ज़्यादा प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो MPPSC प्री 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भाई महावीर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए। तो उत्तर हो जाएगा श्री भगवत दयाल शर्मा जी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई एवं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री राम प्रकाश गुप्त जी। क्या हो जाएगा? श्री राम प्रकाश गुप्त जी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका श्री KN चांडी जी। क्या हो जाएगा? श्री KN चांडी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति के संत उपनाम से जाने जाते थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का आनंद विभाग किस संस्थान के सहयोग से बना है। तो उत्तर हो जाएगा IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जो बुलडोजर नाम से प्रसिद्ध थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका श्री बाबूलाल गौर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के दूसरे व 5वें मुख्य सचिव कौन थे। तो उत्तर आपका हो जाएगा RCVP नरोन्हा जी। क्या हो जाएगा? RCVP नरोन्हा जी। दूसरा और 5वां, इस बात का ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। श्रीमती जमुना देवी जी हो जाएंगी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री सुभाष यादव और श्री शिवभानु सोलंकी जी। तो ये सभी इसमें उत्तर हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा श्री GP सिंह जी। क्या हो जाएगा? श्री GP सिंह जी, 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल। दोस्तों, ये जो वीडियो आपका बनाया जा रहा है रिवीजन वीडियो, ये आज जो रिवीजन हो रहा है ये यूनिट 5 आप देखेंगे। उसके बाद यूनिट आप देखेंगे इसमें 4 और 3। तो इसका रिवीजन आज किया जा रहा है। इससे पहले जो एक रिवीजन वीडियो था पिछले संडे को, उसमें यूनिट 10 आपकी, यूनिट 9, यूनिट 7 और 6 ये रिवीजन वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है। तो जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका GC सोहानी। क्या थे? GC सोहानी जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें देखिए सभी उत्तर होंगे, श्री अरविंद बोबड़े जी। उसके बाद देखेंगे JS वर्मा जी, फिर देखेंगे श्री M हिदायतुल्ला जी, और चौथे हो जाएंगे श्री कृष्ण कुमार लाहौती जी। तो ये सभी क्या थे? मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरपंच के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 21 वर्ष। उसके बाद देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कौन सी चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायतों में आरक्षण, स्थानों का जो आरक्षण होता है उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। जब आरक्षण आपका आ जाएगा तो याद कैसे रखेंगे, इसमें देखेंगे सभी में 243 कॉमन रहेगा इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें। आरक्षण 2, यदि मैं कहता हूँ आरक्षण 2, आरक्षण की मांग काफ़ी उठ रही है, तो आरक्षण 2 से आप D को याद रखेंगे, 243D, अनुच्छेद 243D, आरक्षण 2। ठीक है। तो 2 से आप याद रखेंगे आरक्षण को। ठीक है। तो 243D। अगला देखते हैं, वित्त आयोग का गठन। ठीक है। तो 243I, पैसा आया। ठीक है। आया आई बोलते हैं। ठीक है। तो आया आई आप याद रख सकते हैं। तो आई में आप 243I वित्त आयोग को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। निर्वाचन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो याद भी होगा 243K। ठीक है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं संरचना। ठीक है, संरचना सी में आता है। ठीक है, तो 243 सी संरचना, संरचना सी से आप रिलेट कर सकते हैं, तो 243 सी। ठीक है, तो ये आपके ग्राम पंचायत वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं नगर पालिका में वार्ड समितियों का गठन व संरचना का प्रावधान। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि जो नगर पालिका में जो वार्ड समितियां होती हैं, आप देखेंगे 243 एस में होती हैं। तो एस का यदि आप देखेंगे शेप कैसा होता है एस का, तो आप वार्ड में जो डा होता है उसका भी शेप उसी तरह तरीके से होता है। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं 243 एस को। ठीक है, नगर पालिका की जो संरचना है उसका किस में वर्णन मिलेगा, तो आपको आर में मिलेगा। तो संरचना में जो रचना लास्ट में आता है, संरचना। ठीक है, तो रचना में आप 243 आर को याद रख सकते हैं, 243 आर में संरचना, रचना। ठीक है, गठन की यदि बात करें तो 243 क्यू में आता है। ठीक है, किस में आता है गठन, तो 243 क्यू में आता है। नगर पालिका की बात हो रही है। ठीक, क्यू को कैसे याद रखेंगे, देखिए आप बीच में गठन में ठा होता है, उसको उल्टा कर दीजिए क्यू को, तो ठा की तरह दिखाई देगा। तो ये तीन अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। 243 क्यू गठन, संरचना, रचना आर। ठीक है, 243 एस वार्ड में। ठीक है, आप देख सकते हैं राकी, रकार और डाकू। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एनएसएसओ के अनुसार 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है कितनी हो गई है। तो आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 7.33 करोड़ और भारत की बात करें तो 137 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो ये एनएसएसओ के अनुसार है 2020-21 में। अगला प्रश्न देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, अभी हाल ही में जो 52वां जो जिला बना है निवाड़ी, उसको आप ध्यान रखेंगे, सबसे कम में यही है न्यूनतम जनसंख्या में। उसके बाद आगर मालवा, फिर हरदा। ठीक है, निमाड़ी, आगर मालवा और हरदा मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अधिकतम की, तो अधिकतम में सबसे बड़े बड़े शहर हैं, इसमें आप देखेंगे तो इंदौर आ जाएगा सबसे पहले, फिर जबलपुर आ जाएगा, उसके बाद सागर आ जाएगा। ठीक है, इंदौर, जबलपुर और सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। घनत्व की बात की गई तो डिंडोरी हो जाएगा। ठीक है, डिंडोरी हो जाएगा, 94 आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला तीसरा जिला कौन सा है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला तीसरा जिला कौन सा है, तो बड़वानी हो जाएगा। ठीक है, 49.1, ये ध्यान रखें आप। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग की यदि बात की जाए तो शहडोल हो जाएगा। आगे देखते हैं 104वें जो 104 अभी अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसके बाद विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी हो गई है। क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें एक जो एंग्लो इंडियन की बात की गई थी उसको हटा दिया गया है, तो 230 हो गई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें 230। बघेलखंड से संबंधित उपाध्यक्ष जो बाद में अध्यक्ष भी बने, तो उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास तिवारी जी। कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास तिवारी जी। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधानसभा के उपाध्यक्ष। सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधानसभा के उपाध्यक्ष याद कैसे रखेंगे, तो आप देखेंगे सबसे लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो हजार शब्द को आप याद रखें, बहुत दिन हो गया, हजार हजार ज़्यादा होता है, हजारी लाल रघुवंशी ऐसे याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें देखेंगे आपको मिल जाएगी, 2003 में जो 3 है वो उल्टा है हजारी में, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिखेंगे प्री में, आसानी से टिक कर जाएंगे। ठीक है, हजारी लाल रघुवंशी 2003 भी याद रखेंगे, 2003 से 8 ये भी याद हो जाएगा। और सबसे लंबे समय तक तो हजारी लाल आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 2020 में राज्यसभा हेतु चुने गए सदस्य, तो तीनों सदस्य हैं जो आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री सुमेर सिंह जी। ये तो तीनों 2020 में राज्यसभा हेतु चुने गए हैं। ठीक है, नया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग अवस्थित है, तो कहाँ है कृत्रिम रेशा उद्योग, तो उज्जैन में है। अगला देखते हैं हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ है, तो देवास में है। कहाँ है, देवास में है, इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, वन लाइनर है, धार में अवस्थित है, तो याद रखें इसे। मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना, मृगनयनी की यदि बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नंदना प्रिंट व पुंजादरी का संबंध किस जनजाति से है, तो भील जनजाति से है। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में भिंड में
लघु शस्त्र निर्माण इकाई किस देश के सहयोग से लगाई गई है? मध्य प्रदेश में के भिंड में लघु शस्त्र निर्माण इकाई किस देश के सहयोग से लगाई गई है? तो उत्तर आपका हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। धनुष तोप की बात करें 2019 में काफ़ी चर्चा में रहा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर द्वारा यह बनाई गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का वर्तमान में क्या नाम हो गया है? तो नाम परिवर्तन है, तो इसको ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। जनजाति कार्य विभाग इसका नाम हो गया है, जनजाति कार्य विभाग। प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो उत्तर आपका हो जाए, जिले की यदि बात की जाए तो विदिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदिशा, क्योंकि डीजल से प्लास्टिक बनाना एक नई दिशा है। ठीक है, एक नए दिशा में कार्य चल रहा है, तो विदिशा क्या हो जाएगा? विदिशा, एक नई दिशा में कार्य करना। ठीक है, तो विदिशा को आप याद रखें। गांव की बात करें तो जमबार बागरी। ठीक है, जो प्लास्टिक है उसका अंबार लगा रहता है, जमबार बागरी गांव में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लहंगी रागनी दुलदुल घोड़ी। ठीक है, लहंगी रागनी दुलदुल घोड़ी, लहंगी रागनी दुलदुल घोड़ी नृत्य है, कहाँ का है? तो आप कहाँ का है नहीं, किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सहरिया जनजाति से है। ठीक है, ये देखेंगे आप, लहंगी रागनी और दुलदुल घोड़ी ये शहरों में लोगों को दिखाया जाता है, तो सहरिया ऐसे याद रख सकते हैं, सहरिया जनजाति। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिक मोटियारी। चलिक मोटियारी किस प्रथा का क्षेत्रीय स्वरूप है? चलिक मोटियारी किस प्रथा का क्षेत्रीय स्वरूप है? तो उत्तर हो जाएगा घोटुल प्रथा, जो कि गोंड जनजाति में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, भील जनजाति में झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? तो झूम कृषि का अन्य नाम भील जनजाति में यदि देखें तो चिमाता कृषि के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोल दहका नृत्य है। कोल दहका नृत्य जो है वो कोल जनजाति से संबंधित है और ये उनका नृत्य है, परंपरागत जो नृत्य होते हैं उनमें उससे संबंधित है। तड़वी का संबंध, तो तड़वी जो मुस्लिम लोग होते हैं भील जनजाति में, उनको तड़वी कहा जाता है, ये भील जनजाति से इनका संबंध है। जो धैया बाई का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर आपका हो जाएगा उमरिया जिले से संबंधित है, काफ़ी चर्चा में थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति को अकबर के समय शिकारी जनजाति के रूप में जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा पारधी जनजाति को। फिर से सुने, किस जनजाति को अकबर के समय शिकारी जनजाति के रूप में जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा पारधी। भूरीबाई जो काफ़ी चर्चा में है, 2021 में भील चित्रकला से इनका संबंध है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, आदिवासियों के रॉबिन हुड वन लाइनर है। टट्या भील जी को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। पंख अभियान, पंख अभियान में एन का क्या अर्थ है? तो न्यूट्रिशन है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप देख के इनको रखिए। पंख अभियान में एन का अर्थ न्यूट्रिशन है। दीक्षा ऐप का संबंध है, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु आप देखें कोरोना के समय उनके प्रशिक्षण हेतु एक ऐप बनाया गया था जिसे दीक्षा ऐप कहा गया, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक ऐप है। अगला देखते हैं, ऊषा किरण योजना 2006-07 में ऊषा किरण योजना आई थी। ठीक है, 6-7 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच परमेश्वर योजना, काफ़ी पुरानी योजना है, कैसे याद रखेंगे? पंच परमेश्वर देखेंगे 2012 में आई थी, 9 जनवरी 2012। तो 2012 को टोटल करेंगे यदि आप, तो 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, टोटल 5 हो जाएगा आपका 2012। ठीक है, तो 2012 में कौन सी योजना आई थी? पंच परमेश्वर योजना। चलिए अगला देखते हैं, जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार, तो 3 प्रकार के होते हैं। आप जो अभी जो सिंगल वीडियो बनाए गए हैं उनमें आप जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। 3 प्रकार के जलवायु के आधार पर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रशासन के आधार पर सर्वाधिक वन किस वन वृत्त में हैं? तो देखेंगे आरक्षित वन, संरक्षित वन, आप देखेंगे उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, उसमें बताया गया है, जो वीडियो है पिछला जो सिंगल वीडियो बनाए गए हैं इनके, उनमें आपको बताया गया है। ठीक है, फिर भी आप देखते हैं आरक्षित जो है 65% है और संरक्षित जो है 33% है। मैं आपको बताता हूँ जो याद है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जो आरक्षित हैं जो 65% है, वन वृत्त सबसे ज़्यादा खंडवा में है और न्यूनतम छतरपुर में। इसको सीधा उल्टा कर दें यदि आप, तो संरक्षित आ जाएगा। 33% जो हैं वो आपको मिलेंगे संरक्षित, तो छतरपुर में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे और खंडवा में सबसे कम हो जाएंगे, जो 33% है संरक्षित वाले। ठीक है, तो अवर्गीकृत भी होते हैं, 2% वो भी हैं। ठीक है, तो उनको भी याद रखेंगे आप। 65, 33 और 2%, ये ऐसे इसका आंकड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं, चर्चा में रहा आउलेट प्रजाति का उल्लू कहाँ दिखाई दिया था? ठीक है, तो कहाँ दिया था उल्लू दिखाई दिया था आउलेट प्रजाति का? तो बुरहानपुर में दिखाई दिया था। और कौन सी पहाड़ियाँ थी वो? तो खकनार की पहाड़ियों में दिखाई दिया था।
ठीक है, आउलेट प्रजाति का उल्लू। चलिए अगला देखते हैं, चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना का संबंध किससे है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों से इसका संबंध है, चरण पादुका योजना। ठीक है, अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल में रेशम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो टसर प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है रेशम की? टसर। अगला देखते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द बारासिंघा का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो रोहन चक्रवर्ती जी ने इसको तैयार किया है। किसने तैयार किया है? रोहन चक्रवर्ती जी ने। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है जॉर्ज कैसल का भवन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेप्टाइल पार्क एवं गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। रेप्टाइल पार्क एवं गिद्ध पुनर्वास, ठीक है, इसमें नाम में देखिए मात्रा छूट गई है, लिख लेंगे आप। केंद्र स्थित है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क एवं गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, प्रथम सर्प उद्यान अवस्थित है, तो प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है वहाँ अवस्थित है, ISO सर्टिफाइड भी है ये, इसका ध्यान रखें। किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में मिलता है? किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में मिलता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इसका किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। अगला देखते हैं, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित? जो पालपुर कूनो है या कूनो पालपुर भी इसे कहते हैं, तो इसका ध्यान रखें, श्योपुर में स्थित है। कहाँ है? श्योपुर में इसकी अवस्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश में क्या नाम है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ भाग है और मध्य प्रदेश में भी कुछ भाग है, तो छत्तीसगढ़ में यदि बात करें तो गुरु घासीदास कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में बात करें तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है अपना सीधी में, तो इसे क्या कहा जाता है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला देखते हैं, सोन चिड़िया हेतु अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दो हैं, देखेंगे तो घाटी गांव ग्वालियर में, घाटी गांव ग्वालियर में, और करेरा शिवपुरी में। ठीक है, अगला देखते हैं, दुर्गावती अभ्यारण्य। दुर्गावती अभ्यारण्य की बात करें तो दमोह जिले में है। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। ठीक है, तो दो नदियां इसमें इंपॉर्टेंट हैं, सोन और जोहिला, इनको याद रखें, पूर्व की ओर। अगला देखते हैं, चंबल का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया है कुछ दिनों पहले, तो डॉल्फिन मछली को बनाया गया है, याद रखें। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। पर्यटन विभाग के द्वारा किस नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है जो मध्य प्रदेश की है? तो उसमें देखेंगे तो केन नदी को कहा जाता है सबसे सुंदर नदी। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। आगे देखते हैं, धूती व बामनथड़ी। धूती व बामनथड़ी परियोजना किस जिले में संचालित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बालाघाट में। क्या हो जाएगा? बालाघाट में। राजघाट परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी गुडविल जो है वो 752 मीटर, यदि हाइट पूछता है तो 752 मीटर किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भांडेर श्रेणी के अंतर्गत, और विंध्याचल जो पर्वत है। जिला यदि पूछ रहे तो दमोह जिला। अगला देखते हैं, सर्वाधिक खनिज किस रेंज में पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा मैकाल रेंज में। मध्य प्रदेश की जलवायु का उष्णकटिबंधीय मानसूनी होने का कारण क्या है? तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, तो यही कारण है कि जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो शिवपुरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में शीतकाल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सियाला।
अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 135BB है, जो कहाँ से कहाँ तक है तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक बरगढ़ जगह है, बरगढ़ एक जगह है, और एक सिरमौर तहसील पड़ती है रीवा में, वहाँ में एक डभौरा स्टेशन पड़ता है। ठीक है, डभौरा जो है वहाँ से बरगढ़ से लेके डभौरा तक, ठीक है, सिरमौर तहसील में आता है, वहाँ तक 135BB जो नेशनल हाईवे है सबसे छोटा है। सबसे लंबा की यदि बात करें तो नेशनल हाईवे 46 है, ठीक है, जो सबसे लंबा है मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे इसको, कितना किलोमीटर है? तो देखेंगे आप 46 है, उसको उल्टा कर दीजिए 64 हो जाएगा, और बीच में पहले 3 सबसे बड़ा था, तीसरा सबसे बड़ा था NH 3, तो 3 को बीच में रख दीजिए तो 634 किलोमीटर आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं, NH 27 मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरता है? केवल एक ही जिला है जिससे गुजरता है, उत्तर है उसका शिवपुरी। क्या हो जाएगा? शिवपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा किन शहरों में प्रस्तावित है? तो 3 शहर हैं, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। कॉर्न सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो कॉर्न सिटी की यदि बात करें तो छिंदवाड़ा को कहा जाता है। मक्का महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। अहिल्या, अंकुर व जवाहर, ठीक है, अहिल्या, अंकुर और जवाहर किस फसल की किस्में हैं? तो उत्तर आपका सोयाबीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिर्च महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा खरगोन। क्या हो जाएगा? खरगोन। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखें तो सर्वाधिक कौन सा है? तो होशंगाबाद, और सबसे कम या न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी है। प्रतिशत में यदि बात करें तो सर्वाधिक में दतिया हो जाएगा और न्यूनतम में डिंडोरी, तो डिंडोरी न्यूनतम में है, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के मुर्गे को भारतीय क्रिकेट टीम की डाइट में शामिल किया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कड़कनाथ मुर्गा, जिसे शामिल किया गया है। लंपी रोग, अभी हाल ही के समय में चर्चा में था, लंपी रोग का संबंध किस पशु से है? तो गाय में ये रोग हुआ था, लंपी रोग। एनिमल सेरोगेसी लैब कहाँ स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है, सरसों की सबसे बड़ी तेल मिल कहाँ स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा मुरैना। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है। इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बरलाई, देवास में। कहाँ है? बरलाई, देवास में। अगले प्रश्न की यदि बात की जाए तो वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई, वर्तमान में जो हिमालय की ऊंचाई है वो कितनी है? तो आप देखेंगे 0.86 मीटर का इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, नया प्रश्न है, तो 8848.86 मीटर हो गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ग का शीर्ष, स्वर्ग का शीर्ष या सागर माथा उपनाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करने के लिए है ये प्रश्न, तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ आपको इसमें पर्वत दिए जाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको मिलान करना है, ठीक है। अरावली की यदि बात करें तो अवशिष्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद देखें माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी कैसा है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद देखें आल्पस की बात करें तो वलित पर्वत है, तो ये सभी सुमेलित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय उदाहरण है किसके? तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कील नहर। अगला प्रश्न है, रेत व धूल के कणों के जमाव को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोयस।
आगे देखते हैं हम लोग, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए आपको प्रश्न मिलेंगे, एक तरफ आपको जलप्रपात है, दूसरी तरफ उनकी नदियां हैं। तो देखते हैं इसमें, एंजिल जो है, एंजिल की बात करें तो कोरोनी नदी पे है, विक्टोरिया की बात करें तो जम्बेजी नदी पे है, स्टेनली की बात करें तो कांगो नदी पे है, और नियाग्रा की यदि बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी पे है। तो इस तरीके से आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा टिटिकाका झील। क्या हो जाएगा? टिटिकाका झील हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील? आसान उत्तर है बैकाल होगा। झील जो युगांडा एवं तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, युगांडा एवं तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ऐसी कौन सी झील है? तो उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। आगे देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी? दक्षिण अमेरिका में यदि बात करें तो अमेजन सबसे इसमें लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखें, भारत में टीन उत्पादक राज्य? टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। विश्व में बात करें तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, किस खनिज को काला सीसा के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया स्थित काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर आपका हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपली घाट दर्रा क्या है? पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग का हिस्सा है? तो उत्तर आपका हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। चलिए फिर से एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है, नथुला है, जैसे इसमें देखेंगे आप दर्रे हैं और राज्य हैं या देश का नाम आपको दिया जाएगा। तो नथुला की यदि बात करें तो सिक्किम में है, तुजू की बात करें तो मणिपुर में, पालघाट की बात करें तो केरल, और खैबर की बात करें तो पाकिस्तान में। ये सभी सुमेलित हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु जानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा कोसी। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है जाकर? तो उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। फिर से देखते हैं, एक सुमेलित करें प्रश्न है, इसमें देखेंगे एक तरफ है कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदी, ठीक है। तो देखिए एक तरफ आपको नदियां दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ सहायक नदी दे दी जाएंगी। तो इसमें है, कृष्णा में भीमा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र में तीस्ता, गोदावरी में इंद्रवती, और यमुना में चंबल। तो इंद्रवती में कहीं कहीं इंद्रावती भी है, तो आप देख सकते हैं, इसमें सभी सही है। अगला देखते हैं, गंडक को नेपाल में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा नारायणी। जैविक मरुस्थल नाम से जानी जाती है, ऐसी कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा दामोदर। दूध गंगा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जे.एंड.के में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन? तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन आपका हो जाएगा गोदावरी बेसिन। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी हेतु प्रसिद्ध राज्य? तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर की बात करें तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियों को में खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती की जाती है, और इसमें आप देखेंगे कि पश्चिमी और पूर्वी जो दोनों तट हैं वो आकर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। तो इस तरीके से 224 प्रश्न आपके रिवीजन किए जा चुके हैं, जिसमें आप यूनिट 3 तक आ चुके हैं। इसके बाद आपको यूनिट 2 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। ये रिवीजन सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने नए पहली बार विजिट किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।